प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी आप सभी का मेक माई करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हम लोग स्पेशल यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट की क्लास पे हैं। इस बैचेस में मैं केवल व केवल शिक्षक भर्ती को टारगेट करके आपके उस लेवल की बात कर रहा हूं। इस सेक्शन में हम केवल व केवल शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बातें करेंगे, उनके सिलेबस पे, उनके कंटेंट पे, उनके लेवल पे, है ना। तो ज्यादातर जो बच्चे हैं जो एसएससी देते होंगे, बैंकिंग देते होंगे, रेलवेज देते होंगे, उनका लेवल जो होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है। इस एग्जामिनेशन में एक अलग लेवल की बात की जाती है। तो मैं तमाम उन विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम देते हैं, या उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा जो हमसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की क्लास करते हैं, एक बार सभी को सूचना दे दीजिए कि शिक्षक भर्ती के लिए प्रवीण सर के क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आप आराम से के क्लासेस को करिए। मैं बेसिक वाइज से होते हुए हर एक क्लासेस का डिस्कशन करूंगा। मैंने आपके सामने दो क्लासेस रखा था। दो क्लासेस में मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था। और तो नंबर ऑफ फैक्टर्स भी हमने जाना था, सम ऑफ फैक्टर्स भी हम लोगों ने जाना था। आज की क्लासेस में हम सीखेंगे आप सबके सामने, वो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स भी कहते हैं बहुत से लोग, लेकिन हम कहेंगे डिविजर्स के मल्टीपल, मतलब भाजकों का गुणनफल, है ना। नंबर जो हम लोग लेके चलेंगे। अब हमारा जो सेशन आज की क्लास का होगा वह भाजकों के गुणनफल की बात होगा। किसी संख्या को दिया जाएगा और उस संख्या के भाजकों के गुणनफल की चर्चा आप सभी से की जाएगी। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इस तरीके से। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम लोगों को देखनी है और आज हम लोगों को सुननी है, वो है आपके लिए क्या भैया, भाजकों का गुणनफल। तो आप इस बात से थोड़ा सा सहमत हो जाइए कि जो भाजकों का गुणनफल होता है वह क्या होता है। तो ध्यान से एक एक बातों को समझना है हमको और आपको। भाजकों का गुणनफल, भाजकों का गुणनफल, ठीक है। ध्यान से इस बात को समझिए, भाजकों का गुणनफल क्या होता है, इसका लॉजिक कैसे चेंज होता है, ध्यान से समझिए। जैसे अगर आपसे कहा गया, एक छोटा सा प्रश्न मैं उठाया और आपसे कहा कि 12 के क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, और मैंने प्रश्न उठाया आप सबसे और आपसे यह कहा 12 के सभी 12 के सभी भाजकों का, आपसे प्रश्न बना 12 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा। प्रश्न क्या बन गया आप सबके सामने, 12 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा। तो हमारे और आपके हिसाब से अगर हम 12 के भाजकों के गुणनफल की चर्चा करेंगे तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूं कि 12 के कितने गुणज होते हैं, तो 12 के सभी भाजकों का गुणनफल, मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूं। 12 का जो फैक्टर्स बनता है, 12 किन किन संख्याओं से विभाजित होता है, तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। नॉर्मली तो ये हुआ कि 12 के सभी भाजकों के गुणनफल की बात की गई, तो ये इतने भाजक हैं, इसके इसके कितने भाजक है, इतने भाजक दिखाई दे रहे हैं। और अगर भाजकों का गुणनफल हम सबको निकालना है तो हमको यही करना चाहिए था, और वो क्या है भैया। अगर हमने कहा आपसे कि भाजकों का गुणनफल चाहिए, तो हम कहेंगे भाजकों का गुणनफल हम लोग निकाल रहे हैं, और भाजकों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा भाई। तो भाजकों का गुणनफल के लिए आप जितने भी विद्यार्थी हो इस क्लासेस में, उनको ये करना होगा कि देखिए 1 इंटू 2 इंटू कितना, 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12 करना होगा। इंटू क्या करना होगा, 12। तो लॉजिक देखना, इस लॉजिक से आप काम कर सकते हो अगर थोड़ा भी समझो तो। अब पूरा गुणा करना थोड़ा सा टफ होता है, ऐसे छोटा प्रश्न है इसका तो मल्टीप्लिकेशन कर ही सकते हैं। एक काम करता हूं, मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। देखिए इसको करिए थोड़ा गुणा, तो 4 इंटू 3 एक 12 ये मिलेगा, 2 इंटू 6 एक 12 ये मिलेगा, एक 12 ये है। तो इसके 12 के सभी भाजकों का गुणनफल जो होगा 12 की पावर कितना बन गया, 3।
तो 12 के सभी भाजकों का गुणनफल जो बना मेरे भाई वो क्या बन गया 12 की पावर 3। तो 12 की पावर 3 आप सबके सामने मौजूद है। 12 की पावर 3 जो होता है ये बनता है भाजकों का गुणनफल जो आपके सामने यहां पे रखा गया है। 12 के सभी भाजकों का गुणनफल आपके पास हमने रख दिया है 12 की पावर 3, जो लॉजिकली है। लॉजिक से ही आप देख रहे हो 12 के सभी भाजकों का गुणनफल। लेकिन मेरे भाइयों ऐसे प्रश्न आप एग्जाम हॉल में नहीं सॉल्व करोगे। इसका तरीका जो आपको मैं बताने चल रहा हूं वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आपको भाजकों का गुणनफल निकालना है तो हमारी एक बात मान के चलिए, आपको बहुत ही आसानी से चीजें मिल जाएंगी। और वो क्या चीज होंगी, ध्यान से लिखिएगा इस पॉइंट को, यही पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और वो क्या होगा भैया, भाजकों का गुणनफल। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये कहा गया कि ठीक है भैया भाजकों का गुणनफल क्या होना चाहिए, तो भाजकों का गुणनफल जो होना चाहिए भाई वह क्या होना चाहिए, मैं इस वाले पॉइंट में लिख रहा हूं। भाजकों का गुणनफल होगा संख्या। सबसे आप पहले लिखोगे संख्या। संख्या की पावर जो बनेगा वह बनेगा भाजक की संख्या। क्या बनेगा, भाजक की संख्या बाई 2। मतलब अगर आपको भाजकों का गुणनफल निकालना है तो संख्या निकालनी पड़, संख्या की घात क्या लिखना पड़ेगा, आप ऐसे समझिए, आपको लिखना क्या पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई संख्या की घात भाजक की संख्या बटे 2, भाजक की संख्या बटे 2। जैसे आपसे पूछा गया था 12 के भाजकों का गुणनफल क्या होगा, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप 12 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। अब 12 का क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। जब आप 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप सबको पता है कि 12 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वह क्या होता है, आप 2 से कटाते हो, 2 से कटाते हो आप लिखते हो 6, फिर 2 से कटाते हो आप लिखते हो 3, फिर 3 से कटाते हो आप लिखते हो 1। मतलब 12 का फैक्टर बनेगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। जो 12 का फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3। ये कहलाता है भाजकों का गुणनफल। तो 12 बन गया 2 का स्क्वायर इंटू 3। आपको इसका गुणनफल निकालना है तो सबसे पहले आपको इसका भाजक की संख्या निकालनी होगी। पहली ड्यूटी आपकी है कि हम भाजक की संख्या निकालें। क्या निकाले, भाजक की संख्या। अब हम भाजक की संख्या को अगर देखें तो आपको मैंने पढ़ाया है यहां पे 2 है, तो आप इसे 1 बढ़ा के कितना कर देंगे, 3। यहां पे 2 था, 1 बढ़ा के कितना कर दिया, 3। उसी तरह यहां पे कितना है, 1 है, इसे 1 बढ़ा के कितना कर देंगे, 2। 3 दूनी का 6। तो आपने देखा अगर भाजकों की संख्या आपको निकालनी है तो 3 का दोगुना आपके पास कितना आ गया, 6। तो भाजक की संख्या आपके पास टेक्निकली मिल कितनी गई, 3 का दोगुना 6। 3 का दोगुना कितना आ गया, 6। तो भाजक की संख्या आपके पास आ गई 6। अब आपको निकालना क्या है, भाजक का गुणनफल। हमने यही सिखाया था आपको, भाजक का गुणनफल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको भाजक का गुणनफल निकालना है तो अभी अभी हमने एक पॉइंट आपको नोट किया है, क्या, संख्या। मेरे भाई संख्या कौन है, तो 12, मैंने लिखा 12। ठीक है, मैंने क्या लिखा, 12। उसके बाद भाजक की संख्या बटा 2, मतलब 6 बटा 2। आपके पास जो वैल्यू आएगी वह क्या बन जाएगी, 6 बटा 2। मतलब आपका आंसर आएगा 12 की पावर 6 बटा 2, मतलब 12 की पावर 3। अगर 12 के समस्त भाजकों का गुणनफल निकाला जाए तो उसकी वैल्यू होगी 12 की पावर कितनी, 3। 12 की पावर कितनी, 3। बड़ी आसानी से आप चीजों को हैंडल करोगे, बहुत ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको भाजकों का गुणनफल निकालना है तो ये सबसे आसान तरीका है, करना कुछ नहीं है। भाजकों का गुणनफल बराबर संख्या, संख्या की पावर भाजक की संख्या बटे 2, नंबर ऑफ टोटल डिविजर्स बाई 2, नंबर की पावर नंबर ऑफ टोटल डिविजर्स बाई 2 करते हैं तो हमारे पास भाजकों की संख्या आसानी से मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए और एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि और क्वेश्चन आपके लिए क्या है।
जैसे मैं एक नॉर्मल सी बात करूं और एक प्रश्न बना दूं आपके लिए, क्या 42, क्या प्रश्न बना दो, 42 के 42 के भाजकों का गुणनफल, 42 के भाजकों का गुणनफल। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 42 के भाजकों का गुणनफल निकालें, इसके 42 के भाजकों का गुणनफल निकालें, तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे, हमारा क्या तरीका होगा जिससे हम जान पाए कि 42 के टोटल भाजकों के गुणनफल होंगे कितने। तो आपको करना क्या है, ध्यान से इस बात को फिर से देखिएगा आप सभी विद्यार्थी। आपको करना क्या है, आपको 42 लिखना है और इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे 42 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणे 7, क्योंकि आप जानते हैं कि 42 6 इंटू 7 होता है, 42 6 सते 42 होता है। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये बना आपके लिए भाजकों का गुणनफल। 2 गुणे 3 गुणे 7 आपने कर दिया तो ये भाजकों की गुणनफल की बात करा दी। 2 गुणे 3 गुणे 7 आपके लिए लॉजिकली आया भाजकों का गुणनफल। अब मेरे भाई एक काम किया जाए यहां पे, अब आपको पहले भाजकों की संख्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, हम इस बात को करते हैं और वो होता क्या है, भाजकों की संख्या। तो हमने भाजकों की संख्या की बात की, तो ध्यान दीजिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है। तो 1 बढ़ा के हमने 2 कर दिया, 1 बढ़ा के हमने 2 कर दिया और 1 बढ़ा के हमने 2 कर दिया। तो हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी कितना आ गया, 8। कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमें चाहिए था क्या, अगर हम लोग कहें कि भाजकों का गुणनफल चाहिए, हमको क्या चाहिए भाई, तो भाजकों का गुणनफल, ठीक है। अगर हमने आपसे ये चर्चा कर ली कि भाजकों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है, तो भाजकों की गुणनफल की बात है तो आप सीधे करिए 42 की पावर 8 बटा 2 मतलब 42 की पावर 4। अगर आपसे ये बात पूछी गई कि भाजकों का गुणनफल क्या होगा तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं और भाजकों का गुणनफल जो बना वह 42 की पावर कितना बन गया, 4। यही आपका लॉजिक है। आप आसानी से इस बात को फेमस करिए, इस बात को जानिए कि 42 के भाजकों का गुणनफल क्या होगा, तो आपके लिए लॉजिक निकल गया और कुछ बहुत ज्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन और मैं आपके लिए कर दूं, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बड़े प्रश्न नहीं आते, हाँ आपको जानना जरूरी है उन प्रश्नों को। जब आप उन प्रश्नों को जानेंगे समझेंगे तभी कुछ आइडियाज आपके पास निकलेगा। इस बात से हमेशा आप बात को समझिए। तो आइए एक और प्रश्न करते हैं। आपके पास एक प्रश्न आता है 210 के भाजकों का, ध्यान देना, 210 के भाजकों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। 210 के भाजकों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए 210 के भाजकों का गुणनफल, ये आपको यूपी टेट, सुपर टेट और एसटेट के स्टैंडर्ड का कैलकुलेशन, स्टेट के, यूपी टेट, सी टेट और एसटेट मतलब सुपर टेट के एग्जाम के पैटर्न पे काम कराया जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो 210, अब 210 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, ध्यान देने की बात है। इस 210 को आप 2 से कटाओ तो आपके लिए आएगा 105। फिर आप इस 105 को 3 से कटा दो तो ये आएगा 35, ठीक है। और फिर इसे 5 से कटा दो तो ये आएगा 7 और 7 से कटा दो तो ये आएगा 1। तो भाई 210 के भाजकों का गुणनफल आपको लेना था। तो मैं करूंगा क्या, मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप 210 का जब अभाज्य गुणनखंड किए, 210 का क्या किए, अभाज्य गुणनखंड। और आप सबसे यही बात करनी है हम लोगों को कि जो 210 का अभाज्य गुणनखंड आप सभी करोगे तो लिखोगे क्या, लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। सबसे पहले ड्यूटी होगी कि नंबर ऑफ डिविजर्स देखे जाए। क्या देखे जाए, नंबर्स ऑफ डिविजर मतलब भाजक की संख्या, ठीक है। हम भाजक की संख्या को टारगेट करेंगे और कहेंगे कि ठीक है मेरे भाई, हम भाजक की संख्या को निकालें कि आखिरकार भाजक की संख्या क्या होगी। तो आइए देखते हैं भाजक की संख्या। जैसे देखिए इसकी पावर 1, इसकी पावर 1,
इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, ठीक है ना। तो भाजक की संख्या हम देखते हैं, तो मैं सीधे लिखूंगा, देखिए 2 इंटू, देखिए एक है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया। तो बना कितना, अगर इनडायरेक्टली देखा गया तो 8। अब आपको भाजकों का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, कुछ नहीं करिए मेरे भाई, भाजकों का गुणनफल चाहिए। तो अगर आपने भाजकों के गुणनफल को टारगेट कर दिया तो सीधे लिखिए 210 की पावर 8/2, आंसर हो जाएगा 210 की पावर 4। 210 की पावर 4 आपके पास आंसर होगा, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। आप सबके पास इस आंसर को देखने की जरूरत है, आसानी से ये आंसर आप सबके पास बनेंगे, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में हमेशा मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आप देखते रहिएगा। तो इस बात से आप संतुष्ट हैं? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आप सबको, और ये बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है ना। वैसे आशा तो मैं नहीं करूंगा कि आपके एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन, इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, लेकिन कोई कुछ लोग ये समझ रहे होंगे, जो भी जैसे ये, अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा अच्छे एग्जामिनेशनों की बात करूं, मतलब एसएससी और एसएससी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। वैसे आपके एग्जाम में मैं इतने लंबे बड़े संख्या की बात नहीं करूंगा, लेकिन चलिए क्वेश्चन कर ही लेते हैं। देखिए आप भी कर ले जाओगे। 64800 है ना, कि सभी भाजकों का, ध्यान रखिएगा, कि सभी भाजकों का गुणनफल, सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा, या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं और बना सकते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हल्का सा लेंदी प्रश्न बनेगा, लेकिन आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन है क्या हमारे लिए और आपके लिए। तो देखिए, अगर मैं कहूं आप सभी विद्यार्थियों से, तो सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टर करिए मेरे भाई। आपके पास आया 64800, है ना। आप इसका प्राइम फैक्टर करिए, जैसे आप इसे 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे, जो भी आपका लॉजिक होगा, आपने इसे 2 से कटाया, आपके पास 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 00 होगा। फिर आप इसे 2 से कटाइए, 16 हो गया, 200 हो गया, ठीक है। फिर आप इसे 2 से कटाइए, तो 2 से कटाने पे आपके पास 8 होगा, 1 होगा, 00 होगा, ठीक है। फिर आप इसे 2 से कटाइए, तो 4 होगा, 0 होगा, 5 होगा, ठीक है। अब ये फिर से 2 से कटेगा, तो आपके पास जब ये 2 से कटेगा तो 20, ध्यान दीजिएगा, 2 से कटेगा तो 2025 होगा। अब मेरे भाइयों ये 2 से नहीं कटेगा। अब आप देख रहे होंगे ये 2 से विभाजित नहीं होगा। जब 2 से ये विभाजित नहीं होगा तो लॉजिक इसका क्या होगा, किस लॉजिक से इसे सेट किया जाए। तो एक काम करिए, अब इसे आप 3 से कटाइए। क्यों? क्योंकि 5 2 7, 7 2 9, आप इसे 3 से कटाइए। 3 से कटाएंगे तो देखिए 3 से कटाने पे इसकी चीजें कैसे मिलती है, 3 से कटाने पे ये चीजें क्या होंगी, ध्यान दीजिएगा। जैसे 6 का तिगुना 18, एक बचा तो 1 बचा 12, देखिए 36 18, 1 बचा 12 आया, तो आपके पास देखिए लॉजिक से, सॉरी, 36 18, 2 बचा, तो 70 का 21 और यहां पे 5, 675 आ गया। अब देखिए 7 5 12 और 6 18, अभी भी 3 से कटेगा, अभी भी किससे कटेगा, 3 से। तो देखिए 3 से कटाइए, 3 का 2 गुना कितना हुआ, 6, 3 का 2 गुना कितना हुआ, 6, और ये कितना हो जाएगा, अगर आपने थोड़ा सा भी समय दिया तो आपके पास कितना बन गया, 225। आपके पास कितना बन गया, 225। देखिए 3 दूनी का 6,
25 3 75। अब देखिए फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा और 3 से कटेगा तो 70 का 21 और देखिए 21 बना और 5 75 आया। फिर यहाँ पे 75 जो है वो फिर 3 से कटेगा और क्या आया 25 आया और फिर भैया 5 से कटेगा। देख रहे हैं, कोई वो नहीं है कि बहुत बड़ा मतलब वो प्रश्न है, तरीका वही है। आपको छोटी संख्या दी जाती थी, क्या दिया जाता था, छोटी संख्या दी जाती थी। छोटी संख्या आपके एग्जाम में छोटी संख्या देती है ना, और अदर एग्जामिनेशन में एसएससी और एसएससी के एग्जामिनेशन में बड़ी संख्या दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है। तो नियम कानून थोड़ी बदलेगा भाई। कहीं आप ही के एग्जाम में किसी दिन एग्जामिनर का दिमाग सटक गया है ना, वो कहा भाई दूसरे टाइप का एग्जामिनर हो, अब पटक दिया इसी तरह का क्वेश्चन, तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये थोड़ा सा तो एक लेवल का क्वेश्चन होना ही चाहिए। तो 648 ध्यान दीजिएगा, हमारे पास आया 64800 है ना। देखिए दो की टोटल संख्याएं कितनी हैं, दो की टोटल संख्याएं तो 1 2 3 4 5, ये जो है 2 की पावर कितना है 5 है। हमने लिखा 2 की पावर कितना 5, ठीक है ना। 3 की संख्या देखिए 3 बार यहां है, 1 बार वहां है, 3 जो है वह कितनी बार है 4 बार है, और 5 कितनी बार है तो 2 बार है। तो सबसे पहले हमने ये कहा कि मेरे भाई भाजक की संख्या कितनी हो गई, भाजकों का गुणनफल तो देखूंगा, भाजक की संख्या कितनी बार होगी। मैंने कहा कि भाजक की संख्या कितनी बार होगी, पहली ड्यूटी है कि भाजक की संख्या कितनी बार होगी। तो ध्यान दीजिए ये 5 है तो 1 बढ़ा देंगे 6 हो जाएगा, है ना। ये 4 है 1 बढ़ा देंगे 5 हो जाएगा ना। और ये 2 है 1 बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो 6 5 30, 30 का तिगुना कर दीजिए, 6 5 30 तिहाई 90, आपके पास लॉजिक आ गया 90 का, है ना। आपके पास लॉजिक आ गया 90 का, बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। एक बार और कैलकुलेशन देख लीजिए, 32 400, 16 200, 8 100, फिर 40 50, ठीक है। आप इसे कटाया 2 से तो 20 25, 3 से कटाया 36 18, 2 बचा 70 के 3 5 15, 625 आया। तो आप जानते 3 दूनी का 6 है ना, 3 दूनी का 6, 3 5 15, 225 आया। 3 से फिर आपने कटाया 75, 75 को 3 से कटाया 25 और ये डेटा आ गया, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या था, भाजकों का गुणनफल, ठीक है, भाजकों का गुणनफल। तो आपके पास मिलेगा भाजकों का गुणनफल, संख्या क्या है 64800, संख्या क्या है 64800, और ये जो वैल्यूज है इसका 90/2 कर दीजिए, आपके पास आएगा 64800 की पावर 45, कितना 45। कैलकुलेशन चेक करिएगा, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे नहीं लग रहा है कि प्रश्न में कोई दिक्कत आपको होगी। तो आप सभी आसानी से ऐसे प्रश्न को देख सकते हैं, ऐसे प्रश्न की लॉजिक को आप उठा सकते हैं। लेकिन वैसे आपके एग्जाम में इतने अच्छे तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कैलकुलेटिव आपके एग्जाम में देता नहीं है एग्जामिनर। हमने जानबूझ के एक क्वेश्चन आपसे ऐसा करवा लिया कि चलो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस आप कितने अच्छे लेवल पे, स्टैंडर्ड लेवल पे कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो मेरे भाइयों ये सेक्शन आपका रहा, और इस सेक्शन से जितने भी प्रश्न आपके मिलेंगे जिन्हें आप आसानी से हैंडल कर लोगे, आसानी से बना लोगे। तो मैंने लास्ट की 2 क्लासेस में और इस क्लासेस में आपको लगभग 10 प्रश्न 9 प्रश्न पूरे के पूरे पढ़ाए, और आपको पढ़ाया भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। फिर पढ़ाया आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। फिर पढ़ाया आपको सभी तीनों का योगफल, और उसके बाद क्या पढ़ा दिया आपको, गुणनफल। तो ये सेक्शन यहां पे फैक्टर से रिलेटेड नंबर सिस्टम के सेक्शन की समाप्ति होती है। यहां पे सेक्शन को हम कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं, एक प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में आता है संख्याओं की योगफल पे, संख्याओं के योगफल। मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके साथ
कि पहले मैं नंबर सिस्टम के न्यूमेरिकल पार्ट्स को पढ़ाता हूं, उसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट पे भी आपके साथ चर्चाएं करूंगा। थ्योरेटिकल चर्चाएं आपके साथ मैं आऊंगा, उसकी भी चर्चाएं आपके साथ इजी वे में टैकल की जाएंगी। अभी हम लोग देखेंगे, आज आप सीखेंगे आगे की क्लासेस में, आगे के लेक्चर में, और वो लेक्चर होगा संख्याओं का योगफल। किसके बारे में हमारी और आपकी चर्चाएं होंगी? संख्याओं के योगफल के बारे में। तो आइए हम देखते हैं संख्याओं का योगफल। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है संख्याओं के योगफल से प्रश्न, और वो प्रश्न क्या होता है मैं सबकी चर्चा आपके साथ करूंगा। आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है, मैं इसकी चर्चाएं करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बना देता हूं और इन पॉइंट्स की चर्चा हमारी होगी। सबसे पहले प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, और वो बनता है मेरे भाई, बनता है आपके एग्जाम में प्रथम एन है ना, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। आपसे प्रश्न पूछा जाता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाता है, और वो प्रश्न आपके लिए होता है, वो होता है n प्लस 1 बाई 2। ये आता है आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अगर कोई भी जरूरत हो, चीजें हल्के से भी चेंज हो, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का एक शब्द आप यहां पे बना लीजिएगा, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। इसी तरह दूसरा पॉइंट आता है प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक सम संख्या भी कह सकते हैं, सम संख्या का योगफल। ठीक है, इससे भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, और इसकी वैल्यू होती है आपकी n+1। मैं एक एक चर्चाएं आपके साथ करूंगा, ध्यान दीजिएगा, इसकी चर्चा भी आपके साथ मैं करूंगा भाइयों, ये ध्यान से समझिएगा। एक एक लॉजिक को समझना आपके लिए जरूरी है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको इस बार शिक्षक बनना है, और आपने पूरा, देखो भाई, एक लाइन आपसे कहूंगा, अगले 6 महीने में इस संसार में कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ नहीं बदलेगा इस संसार में। तो मेरे भाइयों, मन लगा के 6 महीना पूरी ताकत झोंक के, सब कुछ भूल के, देश दुनिया क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ भूल के 6 महीना अपने कैरियर के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। अगर 6 महीना आपने सब कुछ भुला दिया तो उसके बाद पूरी दुनिया आपको याद रखेगी, मतलब आपका कैरियर संभल जाएगा। लेकिन अगर 6 महीना आप इसी में लगे रहोगे कि फलाने की यहाँ शादी है तो चिल्लाने की यहाँ मुंडन है, तो फलाने की यहाँ मारौटी की पूड़ी है, इसी में व्यस्त रहोगे घूम घूम के पूड़ी खाने में, तो फिर कैरियर नहीं संवरने वाला, है ना। तो एक बार पूरी ताकत के साथ, पूरे लेवल के साथ लग जाओ। नहीं तो मैं देखता हूं कि गांवों में ज्यादातर जितने भी लोग हैं, इस वैकेंसीज की जितने तैयारी करते हैं, उनको अपने कैरियर से ज्यादा दूसरे की शादी, दूसरे की यहाँ फंक्शन, इन सबों में ज्यादा लगाव रहता है ना। अरे मास्टर साहब लोग, आप लोगों को एक शब्द यूज किया जाता है ना, मास्टर साहब का मतलब समझ रहे हो? गांव में 2 तरह के लोग होते हैं। आप अगर बीएड धारक हैं और डीएलएड धारक हैं तो 70% तो आप शिक्षक हो ही गए हैं भाई। आपको केवल सर्टिफिकेट देना है, गवर्नमेंट को नियुक्ति पत्र देना है, जो आपका अधिकार है। और वो अधिकार तब आप छीनोगे जब आप पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ लगोगे। तो लगिए, एक बार हम आपके साथ हैं, हमारे साथ लगिए और देखिए आपका अगला स्वर्णिम समय, जो 51,000 या 50,000 वैकेंसी आने वाली है, उसमें एक सीट को पक्का करिए। हमारी टीम और हमारे साथ एकदम हम लोग जोर लगा देंगे कि कैसे हम सिलेक्शन दिलाते हैं। सिलेक्शन दिलाना आपकी चीजें हैं, जितनी मेहनत करोगे उतनी मेहनत हम लोग यहां पे करेंगे। मिलते हैं इस पॉइंट के साथ, ध्यान दीजिएगा। प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योगफल बना n+1। अब हमारे से कहा गया, चलो भाई, हमने कहा कि चलते हैं यहां पे एक और बात करते हैं, और वो बात क्या है? प्रथम n
क्रमागत, प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। किसका योगफल? विषम संख्या का योगफल। ध्यान से समझिएगा, विषम संख्या का योगफल। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या होता है? तो n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। तो ये तो आपके लिए फॉर्मूला हुआ, लेकिन ये फॉर्मूला बनता कैसे है, इस फॉर्मूले का रीजन क्या है, कैसे ये आया है, इन सब बातों की चर्चाएं मैं आपके साथ अभी क्लासेस में करने वाला हूं। जानते हो, मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि कुछ चीजें अपवाद होती हैं या कुछ चीजें ऐसी होती हैं। मैथ्स में कोई भी चीज अपवाद नहीं होता। मैं ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा बच्चों से कहता हूं कि भैया हर एक चीज मैथमेटिक्स में प्रूफ है। सब चीज की प्रूफिंग गणित करता है, हर चीज को गणित की लैंग्वेज में प्रूफ किया जाता है। तो भाइयों, मैथ्स में कोई भी चीज अनप्रूफ नहीं है, सबका मैथमेटिक्स सर्टिफिकेट देता है ना। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता क्या है, तरीका क्या होता है उसे आने का। तो ध्यान देना, आपसे पॉइंट बना और वो पॉइंट बना कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या, आपसे यही तो कहा गया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल। तो अगर हमसे कहा गया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का जो योगफल बनेगा मेरे भाई, वो क्या होगा? देखिए, जैसे हमारे पास जो लॉजिक आया वो क्या है, जैसे मैंने लिखा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डॉटेड n, है ना, डॉटेड n पदों तक। कितने पदों तक? n पदों तक। तो हमने आपसे बात की n पदों की। कितने पदों की बात हम लोगों ने की? n पदों की। जब हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के बारे में जान रहे हैं और उनके n पदों के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसे कैसे हम हैंडल करेंगे, हमारा क्या तरीका होगा, यह जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल क्या होगा, यह जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यहां पे चर्चा होनी चाहिए समानांतर श्रेणी की। समानांतर श्रेणी क्या होती है? आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा कि समानांतर श्रेणी, जिसे आप इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हो, एक ऐसी सीरीज जिसमें समान अंतर हो, एक ऐसी सीरीज जिसमें समान अंतर हो, समान गैपिंग हो, उसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो क्रमागत संख्याएं जो होती है, प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं होती है, वह समान अंतर की होती है। देखिए 1 2 3 4 लगातार गैपिंग क्या है? समान है। सम संख्याएं भी जो होती हैं वह भी क्या होती हैं? क्रमागत सम संख्याएं भी एपी में होती है, समानांतर श्रेणी में होती है, और क्रमागत विषम संख्याएं भी एपी में होती है। किसमें होती है? समानांतर श्रेणी में होती है, समानांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट में होती है। तो आइए देखते हैं एपी का कॉन्सेप्ट होता क्या है। एपी होता है Sn इज इक्वल टू n/2, Sn इज इक्वल टू n/2, यह बनता है 2a(n-1) इंटू कितना? d, n-1 इंटू d। तो देखिए Sn इज इक्वल टू n/2, 2a(n-1) इंटू d। अब मैं यहां पे वही लॉजिक लेके चलूंगा जिस लॉजिक की आप चर्चा करना चाहते हो, जहां a बराबर प्रथम पद, ठीक है, n बराबर हम सीधे कहेंगे पदों की संख्या, n बराबर क्या होगा? पदों की संख्या, और d बराबर सारवांतर, और d बराबर हम क्या करेंगे? सारवांतर, जिसे हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस, सारवांतर की बात होगी। ध्यान दीजिएगा, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a(n-1) इंटू d, इसे हम कहते हैं सारवांतर। कैसे रिलेट करते हैं? तो देखिए n आपके पास है, n हमने लिखा n/2, n है आपके पास, n आपने लिखा n/2, 2a, तो ये आपके पास a है, आपके पास a है, तो आपने लिखा 2 गुणे 1, आपको क्या मिला? 2, प्लस n-1, आपने n-1 ले लिया, और d जो ये अंतर दिख रहा है ना आपको, गैपिंग, देखिए 1 2 3,
मतलब सार्वंतर का मतलब होता है समान अंतर। तो एक एक की गैपिंग हो रही है, तो आप यहां डी के स्थान पे क्या रखोगे? एक। देखो ए का मतलब होता है, मैंने यहां लिखा ए का मतलब क्या होता है? प्रथम पद। ए का मतलब क्या होता है? आप यहां पे देख रहे हो, ए का मतलब हमने यहां पे इंडिकेट कराया है प्रथम पद, है ना। उसी तरह आपसे यहां पे एन बराबर बताएगा नंबर ऑफ टर्म्स और डी बराबर बताएगा सार्वंतर। तो ध्यान देना, ए के स्थान पे हमने पहला पद एक रखा और डी जो है, डी इनका जो कॉमन डिफरेंस बन रहा है, जो ये गैपिंग है, यही है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां रखा n/2। ये आपने बनाया 2 प्लस कितना? n-1। ठीक है, तो अब देखिए n है, 2 में से एक गया, एक ही तो आएगा। 2 में से इसमें से ये घटेगा तो एक ही तो आएगा। तो आपके पास जो लॉजिक बना, जिस लॉजिक पे आप काम कर रहे हो, वो ध्यान देना, ये बना कितना? n/2 और यहां पे जो डेटा आया 2n-1 है। तो देखिए n इसी तरह पड़ा रहेगा और 2 में से एक जाएगा, कितना बनेगा? 1। कितना बनेगा? 1। तो आपसे आ गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जो मैंने पहले भी लिखा है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बना n/2 n+1। क्या बना? हम लोगों ने कहा n/2 और क्या? n+1, या आप लिख सकते हो n+1/2। ये चीजें आपके पास है, ये इसकी प्रूविंग है। लेकिन प्रूविंग केवल आपको सीखने के लिए हमने बताई, है ना। आपको यही याद रखना है, इसको लॉजिकली याद रखना है, क्योंकि मेरे भाई ये भी स्वयं एक प्रश्न बन के आता है आपके एग्जामिनेशन में। आपके एग्जामिनेशन में ये भी एक प्रश्न के ही रूप में आता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है, वह होता है n/2 n+1। वह होता क्या है? n/2 n+1। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं। कौन कौन से क्वेश्चंस यहां बन सकते हैं? बहुत ही नॉर्मल प्रश्न आपका यहां पे बनेगा और वो होगा, देखिए प्रश्न एक बनेगा और वो जानते हैं क्या होगा? पहला क्वेश्चंस क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे बहुत छोटा प्रश्न ये पूछ सकता है, अगर मैं कहना चाहूं तो। क्या भैया? प्रथम प्रश्न पूछ सकता है, प्रथम 10 आपसे प्रश्न पूछ सकता है। क्या मैं अगर लॉजिकली बात करूं आपसे, तो प्रश्न पूछेगा आपसे, प्रथम 10 प्राकृतिक, प्रश्न पूछा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। क्या पूछ लिया प्रश्न? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। बना? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपसे प्रश्न पूछ लिया। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल आपके लिए प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न क्या बनेगा? आप इसे आसानी से कह सकते हो 10 × 11/2। क्या कह सकते हो? 10 × 11/2। अगर आपने इसे 2 से कटाया तो 5 हो जाएगा, 11 × 5 = 55। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल बनेगा, वह आपसे आसानी से पूछा जा सकता है। और वो बनेगा क्या आपके लिए? तो 55 आएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है, और जानते हैं क्या है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न बनेगा प्रथम, है ना, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रश्न बन जाएगा प्रथम 50 प्राकृतिक, ध्यान दे लीजिएगा, प्रथम 50 प्राकृतिक, है ना, संख्याओं का योगफल। तो एक एक लॉजिक को समझिएगा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपसे प्रश्न बन गया। देखिए, कुछ नहीं करना है ऐसे प्रश्नों के लिए। ऐसे प्रश्नों के लिए केवल सॉल्यूशन बनाना है। ऐसे प्रश्नों के लिए केवल व केवल सॉल्यूशन बनाना है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम और आप क्या करेंगे? 50 × 51/2। क्या करेंगे? 50 × 51/2 और इसे 2 से कटा के कितना बना देंगे? 25। 2 से कटा के 25। अब जानते हैं आप सभी लोग, 25 और 51 का गुणा करिए, और 25 और 51 का जैसे ही गुणा करेंगे, 25 कमे 25 मतलब 5 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। 25 × 5 = 125 और 2 आपके लिए 127 होगा। तो जो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बनेगा, वह बनेगा कितना?
1275। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल आएगा वो बनेगा आपके लिए कितना, 1275, जो आप सबके सामने मौजूद है। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बन गया 1275। यही चीज अगर हमसे ये पूछ ली गई, अगर मैंने प्रश्न में ये बना दिया और प्रश्न ये हो गया कि प्रथम 100 प्राकृतिक है ना संख्याओं का योगफल, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है। अगर हमने कहा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो हम सीधे इसे लिख सकते हैं 100 इंटू 101 बटे कितना 2, 100 इंटू 101 बटा कितना 2। आपने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, कितना बन गया 50, और 50 इंटू 101 कर दीजिए, 50 इंटू 101 कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू आएगी 50-50। देखिए, हम कभी भी ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, हम एक्सरसाइज और हम क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल भी करते हैं और ज्यादा करते हैं, जिससे प्रैक्टिस भी साथ साथ में हो और क्वेश्चंस के कलेक्शन भी आपके पास बने। मैं आपके साथ एक दावा करता हूं कि जो भी मैंने क्लास लेक्चर में पढ़ाया है ना, ये क्लास लेक्चर भी मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा ऐप पे। जो मैं कंटेंट यहां पे पढ़ा रहा हूं हैंड रिटन, जो मैं हाथों से लिख के पढ़ा रहा हूं, इस क्लास की पीपीटी भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा अपनी क्लासेस की ऐप पे, ध्यान दीजिएगा। और इसको ये इसलिए ऐप पे आपको अवेलेबल कराया जाएगा क्योंकि जब आप रिवीजन टाइम में रहेंगे तो आपको एक एक पॉइंट क्लास की याद रहेगी, नोट्स बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकताएं नहीं पड़ेंगी। इसको आप पीडीएफ के रूप में रखेंगे और बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके प्रैक्टिस के लिए। और मैं आपसे कह भी रहा हूं कि 60 रिवीजन के समय केवल आप मेरी क्लास नोट्स को सही तरीके से तैयार करके जाओगे तो शिक्षक भर्ती के लिए मैथमेटिक्स आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सब चीज आपको यहाँ पे एक एक बातें बताई जाएंगी, एक एक बातों को लेकर चला जाएगा। बहुत बड़ा रूल आपका यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होगा। एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे कॉन्सेप्ट से हर बात की चर्चाएं मैं आपके साथ करूंगा, है ना। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, इस बात को लेकर जरूर चलिएगा। तो ये रहा। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, अगर मैं कहूं तो ऐसे भी प्रश्न हमारे पास आ सकता है। जैसे जानते हो प्रश्न क्या कह देगा हमसे, कह देगा 1 से, प्रश्न जानते हैं क्या कहेगा, 1 से 80 तक की संख्याओं का, या संख्याओं को कह दे या क्या कह दे, प्राकृतिक संख्याओं का, क्या कह दे आपसे, प्राकृतिक, है ना, संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। कहां से, 1 से लेकर 80 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तब आपको 1 से 80 तक की प्राकृतिक संख्याओं का अगर योगफल पूछेगा तो आपको करना क्या है भैया, आपको 80 गुणे 81 बटे कितना कर देना है 2। आपको 80 गुणे 81 बटे कितना कर देना है 2। तो 80 गुणे 81 बटा 2 करेंगे तो 2 से कटाएंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 40। 2 से कटाएंगे तो कितना बन जाएगा 40। अब यहां पे आपके लिए 4 हो जाएगा और चौके 32 हो जाएगा। जो वैल्यू आएगी वह कितनी बन जाएगी 3240। जो वैल्यू आएगी वह कितनी बन जाएगी 3240। ध्यान से देखिए मेरे भाई, 4 का में 4 और चौका 32, जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी 3240, जो आपके सामने मौजूद है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो मेरे भाई सबसे बेटर कॉन्सेप्ट है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1/2 होता है। n+1/2 से हम किसी भी तरह के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, आसानी से चीजों को बना सकते हैं। जैसे आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, 1 से 70 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है, 1 से 70 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो ध्यान दीजिएगा, 1 से 70 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योगफल की अगर चर्चा की जाए, आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 70 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, है ना। तो 1 से 70 तक की प्राकृतिक संख्या का जो योगफल होगा वो होगा 70 इंटू 71 बटा 2। वो क्या होगा 70 इंटू 71 बटा 2। अब आप 2 से इसे कटा के कितना बना देंगे 35, और आपको करना क्या पड़ेगा 35 और 71 का मल्टीप्लिकेशन।
और जो 35 और 71 का मल्टीप्लिकेशन होगा वही आपका आंसर होगा। तो अगर आपसे ये टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है तो इस टेक्निक से भी आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो, आसानी से लॉजिकली तैयार कर सकते हो और वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। कोई दिक्कत किसी को? तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस तरह की बातें आपसे हमेशा की जा सकती हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग, अगर बात करते हैं प्रथम सम संख्याओं का। ध्यान दीजिएगा, हमसे ये कह दिया जाए, आज की क्लास में ये कह दिया जाए, अगर हमसे ये कहा गया पॉइंट से रिलेटेड कि भाई प्रथम, है ना, आपसे ये बोला गया प्रथम n क्रमागत सम संख्या का योगफल। ठीक है, सम संख्या का योगफल। तो देखिए प्रथम n सम संख्या का योगफल जो होता है उसके भी लिए भी एपी ही कॉन्सेप्ट लेता है, और एपी बनाता है क्या, n प्लस कितना, n प्लस 1। क्या बनाता है, n प्लस 1। ये कैसे आता है, यहां भी हम लोग समानांतर श्रेणी का यूज करते हैं। यहां भी हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वह समानांतर श्रेणी से यूज होता है। जैसे मैं इसे प्रूफ कर रहा हूं, क्या कंडीशन है आपके इसे प्रूफ करने की, क्या लॉजिक होती है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने लिया 2 + 4 + 6 डॉटेड n पदों तक। ठीक है, n, ध्यान दीजिएगा, n पदों तक। ठीक है, n पदों तक आपको इसका कैलकुलेशन निकालना, एडिशन निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम जानते हैं और आप इस बात से पहले से इस बात से सहमत हैं कि Sn = होता है n/2, होता है 2a, है ना, n-1 इंटू कितना t। क्या होता है, Sn = n/2 2a n-1 इंटू d आपके लिए लॉजिकली होता है। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे हैंडल करेंगे, क्या हमारा तरीका होगा, ध्यान से समझिएगा। n/2 आपके लिए कितना है, n/2। तो n/2 आप इसी तरह रखिए, n/2 आपने रख लिया। ठीक है, 2a, तो 2a की अगर मैं बात करूं तो मैं सीधे लिखूंगा 2 × 2 कितना, 4, 2 × 2 कितना, 4, प्लस n-1 हमारे पास है, n-1 हमने रख लिया, और d के स्थान पे, अब देखिए d के स्थान पे इनकी गैपिंग जो है वह कितने की है, 2 की है, तो आप यहां पे 2 लिख लोगे। क्या लिख लोगे, 2। तो ध्यान दीजिएगा, n/2 4 + n-1 इंटू कितना आपने लिखा, 2 लिखा। लॉजिक से ऐसे समझिएगा। अब आपके पास आया n/ कितना, 2। अब एक काम करिए, 4 लिख लिया, प्लस आपने मल्टीप्लाई किया, 2n- कितना किया, 2 किया। अब आपने 2n- कितना कर दिया, 2 कर दिया। एक काम और कर लीजिए, यहां पे अगर आपने थोड़ा भी समय दिया तो n/ कितना, 2, 4 में से 2 जाएगा। अब यहां पे लिखिएगा आप लोग 2n प्लस कितना, 2, 2n + 2, और 4 में से, अब देखिए 2 कॉमन कर लेंगे, मैं यहां पे थोड़ा सा चीजें लिख ले रहा हूं, यहां 2 कॉमन कर लीजिए, तो आपके पास बना n/ कितना, 2, 2 कॉमन करेंगे, n प्लस कितना, 1। देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहां पे जो वैल्यू आई वह कितनी आ गई, n प्लस कितना, 1। तो आपने जो डेटा देखा और उसी डेटा पे आपने काम किया और उसी डेटा को आप लेके चले, आपके पास जो वैल्यू आई वह कितनी आ गई, n + 1। तो प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का जो योगफल होता है वह होता है मेरे भाइयों n + 1। और क्या होता है, n + 1, जिसे आप सामान्य तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर हम लोगों ने इस बात की चर्चा आपके साथ की है तो। जैसे एक छोटा सा प्रश्न हम बना सकते हैं, और वो ये हो सकता है, क्या भैया, प्रश्न बन सकता है आप सबके लिए, और वो प्रश्न क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये आ सकता है, हमारे पास आया भी है, 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की सम संख्या का योगफल। क्या प्रश्न बन गया, 1 से 50 तक की सम संख्या का योगफल। अब देखो 1 से 50 तक की सम संख्या का क्या चाहिए, योगफल चाहिए, यही ना, 1 से 50 तक की सम संख्या का योगफल। तो आप जानते हो, क्या कर दो, आप जानते हो कि n बराबर 1 से 50 तक सम संख्या की बात की गई है, तो 1 से लेकर 50 तक की सम संख्या की बात की गई है,
तो 1 से लेकर 50 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं, तो n बराबर कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। n बराबर कितना बन जाएगा, 25। जब हम 50 बटा कितना करेंगे, 2, n की वैल्यू कितनी हो गई, 25। n की वैल्यू 25 हो गई। अब हम सबको निकालना क्या है, योगफल। तो योगफल के लिए अभी अभी हमारी और आपकी चर्चा हुई है, अभी अभी हमारी और आपकी चर्चा हुई है, और वो चर्चा क्या हुई है, n+1। तो मैं सीधे लिखूंगा 25 × 26। क्या लिख दूंगा, 25 × 26। तो 25 × 26 करूंगा तो 25 × 25 625 होता है, एक और 25 बढ़ जाएगा तो जो वैल्यू आएगी वह कितनी आ जाएगी, 650। तो 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 650। n निकाल लेंगे, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। एक प्रश्न और आ जाएगा यहां पे, आपसे प्रश्न बनता है ऐसे भी 1 से 75 तक की, 1 से 75 तक की सम संख्या का योगफल, 1 से 75 तक की सम संख्या का योगफल। ठीक है, तो अगर हम 1 से 75 तक की सम संख्या के योगफल के बारे में चर्चा करें और जाने कि 1 से 75 तक की सम संख्याएं कितनी होंगी, क्या होंगी, तो हम सीधे कहेंगे कि भैया n बराबर क्या होगा। तो ध्यान देना, n बराबर 75 तो सम संख्या होती नहीं है, तो 75 को कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो दिमाग में एक बात बना के चलना कि 1 से लेकर 74 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, 1 से लेकर 74 तक कितनी सम संख्याएं होंगी। तो n बराबर हम लिखेंगे 74/2। तो ये आपके पास 35 2 कितना हो जाएगा, 37। कितना हो जाएगा, 37। और आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल। तो मेरे भाई अगर योगफल निकालना है तो आप जानते हो क्या कर दो, 37 × 38। 37 और 38 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 37 और 38 का मल्टीप्लिकेशन जो होगा आप जानते हो 8 7 56 होता है, 5 हो गया 24 और 21। 24 में अगर 21 जोड़ोगे 45 और 5 होता है 50, फिर से 5 आ गया, 9 और 5 14। आपके पास जो वैल्यू आएगी वह 1406 आएगी। जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, 1406। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपको तरीका देके कि प्रथम ही भी देके आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्रश्न ये हो सकता है आपसे, क्या भैया, प्रथम 50 पूछा जा सकता है, प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, यही है ना। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का अगर योगफल पूछ ले तो यहां पे आपको फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल आपसे पूछे तो आप इजी वे में सीधे करो, 50 × 51। तो मेरे भाई 50 × 51 2550 हो जाएगा। 50 × 51 कितना हो जाएगा, 2550, जिसे आप लॉजिकल रूप से आसानी से समझ सकते हो, आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अब एक पॉइंट आगे की तरफ मैं चलूंगा और वो क्या होगा, जैसे प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल बन गया 2550। अब आपसे पॉइंट यही लेके चलना है और इसी पे क्वेश्चंस भी आने हैं। प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं के अगर योगफल की चर्चा होगी तो मेरे भाई वह बनेगा n²। क्या बनेगा, n²। जैसे मैं एक छोटा सा प्रश्न बनाऊं और इस प्रश्न की बात करूं, जैसे प्रथम 25 प्राकृतिक, ऐसे बोल दो, प्राकृतिक बोलो या ना बोलो काम चलेगा। प्रथम 25 क्रमागत, मैं प्रश्न बोलूं प्रथम 25 क्रमागत विषम संख्या का योगफल। किसका योगफल, विषम संख्या का योगफल। तो अगर विषम संख्या की योगफल की चर्चा है मेरे भाई, तो केवल 25 का स्क्वायर कर देना है। केवल कितने का स्क्वायर कर देना है, 25 का स्क्वायर, जो बनेगा कितना, 625। 25 का स्क्वायर कितना बनता है, 625। पूरी कहानी सेट है, पूरी कहानी को हिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉजिकल कॉन्सेप्ट करेंगे और पूरा का पूरा काम हो जाएगा।
तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे इस क्लास को रोकते हैं और पूरी पूरी कहानी आपको यहाँ पे हमने की है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे और विषम संख्याओं की कुछ रूल्स को, विषम संख्याओं के योगफल पे और इस पे आधारित और जो भी प्रश्न बनते हैं उन सब की चर्चाएं मैं आप सबके साथ करता रहूंगा। रेगुलर आपकी क्लासेस मिलती रहेंगी आप सबके लिए और बहुत ही जल्द हमारी क्लासेस को आप इजी वे में देखते रहेंगे। हर एक पोर्शन से टेट, सीटेट और सुपर टेट की एक एक बातें आप करते रहेंगे। तो हर एक क्लासेस को करिए बारी बारी से, जितने लेक्चर्स बने हैं उनको बारी बारी से देखिए। सब पीडीएफ जो मैं अवेलेबल कराया हूं आपकी क्लासेस की, उन सब पीडीएफ की प्रैक्टिस करिए, इतना ही काफी है और कुछ पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जय हिंद।